क्लास में हम लोग जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखे हुए थे और उसका डिफिनीशन और रेट कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन होता है उसके बारे में पढ़े थे। उसके अलावा हम लोग पढ़े थे कि हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होता है। फिर हम लोग हाफ लाइफ के लिए जो है एक्सप्रेशन फाइंड किए थे। जो पिछला वीडियो नहीं देखा है बेहतर होगा पिछले वीडियो पर देख लीजिए, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम यूज़ किए हुए थे इस वीडियो में भी यूज़ किया जाएगा और वो सेम कंसेप्ट काम करेगा। ठीक है, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। फिर हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो हम बतलाए हुए थे कि ऑर्डर के हिसाब से जो है रिएक्शन को 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है और वो होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और होता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। उसमें हम पढ़े थे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो जो भी रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होते हैं, ठीक है, वो रिएक्शन कैसे होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। और इसका अगर डिफिनीशन पूछा जाए क्या होगा, तो वैसे रिएक्शन जिनका रेट किसी भी रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है तो वैसे रिएक्शन जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। इसका हम एग्जांपल अगर देखें तो मान लीजिए कि N2 जो है वो हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया फॉर्म कर रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हैवर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हैवर्स प्रोसेस बोलते हैं। और ये प्रोसेस जो है ये कैटलिस्ट आयरन और Al2O3 के प्रेजेंस में होता है। तो इसके बारे में खैर कुछ डिटेल से पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर है वहाँ पे। लेकिन जो कि ये रिएक्शन अगर हम देखें तो एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है। कौन सा कैटलिस्ट है यहाँ पे, देखिए आयरन है और कौन है Al2O3। तो ये कैसा रिएक्शन हुआ, ये हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके अलावा हम लोग बात किए हुए थे कि जो भी रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, मतलब जो भी रिएक्शन सनलाइट ड्राइवन रिएक्शन है वो सभी भी जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस का, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो कैसा रिएक्शन हुआ, वह एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ। सिमिलरली अगर हम ये रिएक्शन देखें जिसमें कि H2 जो है Cl2 से रिएक्शन करके HCl फॉर्म कर रहा है, तो ये रिएक्शन भी जो है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो ये भी कैसा रिएक्शन हुआ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, तो ऑल द रिएक्शंस which rate does not depend on any of reactant are zero order reaction. And what are the example of this type of reaction? So you should remember that first example is all the reactions which occurs in the presence of catalyst. और catalyst के बारे में हम लोग को विस्तार से पढ़ना है एक्सप्लेन करके, जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है वहाँ पे। तो खैर जो भी रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होते हैं और जो भी रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं वो हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है जो रेट कांस्टेंट होता है उसका एक्सप्रेशन फाइंड किए हुए थे और वो एक्सप्रेशन क्या था, K = A0 - A/T। K क्या होता है, रेट कांस्टेंट, A0 क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, A होता है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और T होता है टाइम। तो ये हम लोग एक्सप्रेशन को जो है डिराइव किए हुए थे और ये आपको डिराइव करने आना चाहिए क्योंकि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल किए हुए थे और फिर हम लोग पढ़े थे हाफ लाइफ के बारे में। तो हाफ लाइफ क्या होते हैं, वे सभी रिएक्शंस या हम इसे बोल सकते हैं कि जितने समय में कोई रिएक्शन आधा कंप्लीट हो जाता है उस रिएक्शन उसने टाइम को हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। या ऐसे बोले कि जितने टाइम में आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, द टाइम इन विच हाफ ऑफ रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। देखो रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में ये होता है जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है रिएक्टेंट घटते जाता है और जो प्रोडक्ट है वो बढ़ते जाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जितने समय में आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है उसी टाइम को क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। और हाफ लाइफ का सिंबल क्या होता है, तो हम पढ़े थे ऐसे T½ या फिर ऐसे T50% या फिर ऐसे T0.5। इसमें से कोई भी सिंबल हम हाफ लाइफ को डिनोट करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली बुक्स में या अलग अलग जगह भी T½ से ही हाफ लाइफ को एक्सप्रेस किया जाता है। उसके बाद हम लोग हाफ लाइफ का जो है एक्सप्रेशन फाइंड किए थे और हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर के लिए क्या आया था, A0/2K। ये आपको याद रहना चाहिए। इसमें से ग्राफ भी आ सकता है एग्जाम में। T½ = क्या होता है, A0/2K, वेयर A0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड K इज द रेट कांस्टेंट। अगर यहाँ पर हम ग्राफ बनाना चाहें तो मान लीजिए ये हो गया T½ ठीक है, और ये हो गया A0।
तो इनके बीच जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए ये दोनों आपस में कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहाँ पर आता भी एग्जाम में क्वेश्चन कि फॉर विच रिएक्शन टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। तो आपको याद रखना है कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हम जीरो ऑर्डर इतना तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे और यहाँ पर ये जीरो ऑर्डर ख़त्म भी होता है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इससे थोड़ा सा वो कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स है, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा मतलब समझने की चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी और क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। यहाँ पर कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ पर तो सिंपल टी हाफ इजकल टू ए नॉट बाई टू के और के इजकल टू ए नॉट माइनस ए बाई टी, सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या है कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी उस टॉपिक से फर्स्ट ऑर्डर से एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो हम लोग पहले इसको पढ़ चुके हैं कि जो भी रिएक्शन का रेट किसी भी रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है वह जीरो ऑर्डर, और जिसमें केवल एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करे, जिसमें केवल एक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पर डिपेंड करे, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो हम कह सकते हैं कि दोज टाइप ऑफ रिएक्शन विच रेट डिपेंड्स ऑन ओनली वन ऑफ द रिएक्टेंट आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो भी रिएक्शन का रेट केवल एक ही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है उसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल देखा जाए तो क्या क्या हो जाएगा, तो देखिए बताया तो जो भी रेडियो एक्टिव डीके होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके मेरे ख्याल से आप समझते होंगे, और नहीं तो इसको पढ़ना था 11th क्लास में और फिर पढ़ना है 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स में। रेडियो एक्टिव डीके, तो जो भी रेडियो एक्टिव डीके होता है, रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत पता होगा, वैसे हम बतला दे रहे हैं शॉर्ट में क्या होता है। देखो बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, और वो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं वह स्टेबल होने के लिए कुछ रेज या बोले कुछ पार्टिकल्स इमिट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, अब पार्टिकल्स कौन कौन है, तो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ठीक है, उसके अलावा जो है आपको पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जो इमिट करते हैं। इसके अलावा गामा रे जो है रेडिएट होता है और उनके बाद वो स्टेबल न्यूक्लियस बन पाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसी को क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव डीके या फिर रेडियो एक्टिविटी भी इसको हम कह सकते हैं। तो खैर इसके बारे में हम नहीं जाएंगे, ये आपको फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है, न्यूक्लियस चैप्टर में, और इसके अलावा जो है 11th में भी आप पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, ठीक है। तो जो भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं उसके बाद और बता देते आपको 83 एटॉमिक नंबर के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके जो आइसोटोप्स होते हैं वो भी रेडियो एक्टिव होते हैं, समझ रहे हो, आइसोटोप ना, जिसका एटॉमिक नंबर से मास नंबर डिफरेंट, ठीक है। तो जो भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, और इस टॉपिक का यही यहाँ पर खास बात है कि यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा तो बहुत सारा फार्मूला जो यहाँ मिलेगा वो सेम फार्मूला रेडियो एक्टिव वाला जो चैप्टर है उसमें भी मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, तो वैसे रिएक्शन जिनका रेट केवल एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में है रेडियो एक्टिव डीके। इसके अलावा उसका और एग्जाम्पल देखें तो वो होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो बनता है H2O प्लस हाफ O2। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसके अलावा और भी कुछ है जो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ये जो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अभी हम लोग क्या करेंगे कि रेट कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड किए थे जीरो ऑर्डर में, सिमिलर एक्सप्रेशन रेट कांस्टेंट का हम लोग फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। तो इसको आप डेफिनेशन चाहिए तो लिख सकते हैं कि हालांकि पिछले क्लास में हम बतलाए हुए थे कि वैसे रिएक्शन जिनका रेट केवल एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। तो चलिए, तो अभी हम फाइंड करने वाले हैं रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
फाइंडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, फाइंडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट के। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट के का जो एक्सप्रेशन है हम फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग कर चुके हैं। सिमिलर चीज़ यहाँ पर जो कुछ वेरिएशन आएगा, कुछ डिफरेंस आएगा, बाकी अधिकांश चीज़ आपको जो है सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए तो फाइंड करते हैं रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसमें Na रिएक्टेंट है, और जो पिछला वीडियो देखा है उसको ये बहुत ईजी होगा, इसलिए बोल रहे हैं पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा इसका। तो जो रिएक्टेंट है, मान लीजिए Na रिएक्टेंट है, अब N समझ रहे हैं, N मोल है, N डिनोट कर रहा है क्या, नंबर ऑफ मोल, और ये क्या बन रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। जब मान लीजिए कि टाइम इजकल टू 0 है, मतलब अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है उस समय जो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है, सपोज इट इज़ A0 मोल पर लीटर, क्या है ये, A0 मोल पर लीटर, और जो प्रोडक्ट है वो नहीं बना है, प्रोडक्ट तो है ही नहीं, रिएक्टेंट कितना है, A0 मोल पर लीटर, और प्रोडक्ट नहीं बना है। मान लीजिए कुछ टाइम बीता और टाइम इजकल टू T हुआ। जब टाइम T हो जाता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है जो प्रोडक्ट है वो कम होते जाता है, सॉरी जो प्रोडक्ट है वो बढ़ते जाता है, और जो रिएक्टेंट है वो कम होते जाता है। तो मान लीजिए रिएक्टेंट कम हो गया और कितना हो गया, A मोल पर लीटर हो गया, प्रोडक्ट कुछ ना कुछ तो बनेगा, तो मान लीजिए X प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, यहाँ समझ में आया। फिर ये देखिए आगे हम इसको क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर दो तरह से रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे और उसको इक्वेट करेंगे। पहला कौन होगा, तो जो हम लोग देखे थे फर्स्ट वीडियो में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, वो लिखेंगे। तो इंस्टेंटेनियस जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस dA/dt। ठीक है, माइनस क्यों दिए, क्योंकि हम रिएक्टेंट के टर्म में लिखे हैं। ठीक है, और ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हुआ। उसके बाद हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं बाय रेट एक्सप्रेशन, और यू कैन से रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ka/n। मान लो इक्वेशन 1 हो गया, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों के दोनों क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ही है। एक हो गया इंस्टेंटेनियस और एक हो गया बाय द हेल्प ऑफ रेट लॉ और रेट इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों रेट ऑफ रिएक्शन है, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, बिकॉज जो LHS है वो सेम है, तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा। सो बाय इक्वेशन 1 and 2, बाय इक्वेशन 1 and 2, तो 1 and 2 इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि माइनस dA/dt इज इक्वल टू Ka/n। अब हम चाहें तो dt को यहाँ भेज सकते हैं। अच्छा, n का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे n का वैल्यू तो 1 होगा, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो n का वैल्यू कितना होगा, 1। n का वैल्यू 1, ठीक है, मतलब ये तो n तो कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया, 1 मतलब कुछ नहीं, तो 1 ख़त्म। अब a इधर आ जाएगा और dt को यहाँ भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस dA/a इधर आया, तो ये हो गया a इक्वल टू dt इधर गया, तो ये हो गया K/dt। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दिए, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dA/a, और यहाँ हो गया इंटीग्रेशन ऑफ K/dt। कैसा इंटीग्रेशन है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन दो टाइप के हो सकते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। जिसमें ये लिमिट्स दिए होते हैं वो होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, और जिसमें लिमिट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं वो हो जाता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। और जो भी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसमें इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है, जिसको कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, जिसका सिंबल I या C होता है। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dA/a,
तो माइनस डी ए बाई ए के जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, या ऐसे बोले 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स लॉग एक्स होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एल एन ए इक्वल टू के तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो कांस्टेंट बाहर आ गया और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो dt का क्या हो जाएगा वैसे ही t। और जब भी कोई हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पर कांस्टेंट ऐड हो गया c, या फिर इसको मतलब कि c या फिर इसको i से डिनोट किया जाता है, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे। अब हमको क्या करना है कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, तो किसी भी तरह अगर हम इसको जीरो कर दें तो इधर जो भी होगा वह इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा। अब इसको हम जीरो कैसे कर सकते हैं, या तो हम k को जीरो एज्यूम कर लें या फिर हम t को जीरो एज्यूम कर लें। तो यहाँ पर क्या हम k को जीरो एज्यूम कर सकते हैं, नहीं, कोई भी जो रिएक्शन हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ उसका रेट कांस्टेंट तो होगा ही, तब तो वो रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हम k को जीरो नहीं मान सकते हैं, लेकिन हम t को जीरो मान सकते हैं। लेकिन बताइए कि कंसंट्रेशन a कब है, जब टाइम t है। अगर हम टाइम जीरो मान लें तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, a नॉट हो जाएगा। सो ऐसे लिखें, सो इफ t इक्वल टू जीरो देन a इक्वल टू वाट, a नॉट। अगर t जीरो है तो a क्या होगा, a नॉट होगा। ठीक है, तो मतलब कि देखो टाइम t है तो कंसंट्रेशन a है, अगर टाइम जीरो लेंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, a नॉट ना। देखो टाइम जीरो पर कंसंट्रेशन क्या है, a नॉट है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस एल एन, और a की जगह क्या हो गया, a नॉट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम t की जगह क्या रखने वाले हैं, जीरो रखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, तो c इक्वल टू कितना हो गया, माइनस एल एन ए नॉट। इक्वेशन नंबर इसको हम 3 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि c का जो वैल्यू है वह जाकर इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3, तो वहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो माइनस एल एन ए इज इक्वल टू, वहाँ पर क्या है के टी, और c की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एल एन ए नॉट। ठीक है, तो के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी इक्वल टू, ये माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अरे इसको लेकर नहीं आए, इसको लेकर आए इधर, तो के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस में है तो ये हो गया एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए। अब बताओ लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है। अगर थोड़ा बहुत लॉग के बारे में पता हो, नहीं पता है 3 बातें याद रखो लॉग के बारे में। पहली बात कि लॉग m इंटू लॉग n इसकल टू हम ऐसे लिखते हैं लॉग m इंटू n, ये हो सकता है लॉग m प्लस लॉग n। वैसे ही अगर लॉग a टू द पावर n है तो ये क्या हो जाता है n लॉग a। जैसे कि मान लो दिया हुआ है लॉग, ठीक है 10 टू द पावर 2, तो 2 इधर आ जाएगा। जैसे लॉग a टू द पावर n क्या हो जाता है n लॉग a, मतलब n से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 इधर आ गया तो ये क्या हो जाएगा 2 लॉग 10। इसके अलावा लॉग का एक दो वैल्यू याद रखना चाहिए, जैसे कि लॉग 2 बहुत सिंपल है 0.3010, लॉग 3 0.4771, लॉग 4 0.6020, लॉग 5 0.6991। उसी तरह से लॉग एक याद रखिए लॉग 10 का, लॉग 10 कितना हो जाता है 1। एक और याद रखिए लॉग 11 1.04। वैसे तो हम पूरा लिख सकते हैं, लेकिन आपको बेसिकली जो है लॉग 2 लॉग 3 और लॉग 10 याद रहना चाहिए।
ठीक है। और log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला तो ये हुआ, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। वैसे ही log m बाई n क्या हो जाएगा, log m माइनस log n। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, kt इक्वल टू log m माइनस n है तो क्या हो जाता है m बाई n, तो ln a नॉट बाई a। याद रखना कि log m माइनस log n होता है log m बाई n। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ln को log में चेंज करेंगे। देखिए दो तरह का log होता है, नेचुरल log और कॉमन log। तो जब भी ln को log में चेंज करना हो तो 2.33 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि हम लिख सकते हैं ln इक्वल टू 2.303 log। जहाँ भी ln दिया हो उसे log लिखना हो तो 2.303 उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो kt इक्वल टू क्या हो गया, kt इक्वल टू हो जाएगा 2.303 log a नॉट बाई a, या फिर हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 2.303 बाई t log a नॉट बाई। तो ये एक्सप्रेशन हुआ रेट कांस्टेंट का फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। k इक्वल टू कितना आया, 2.303 बाई टी लॉग a नॉट बाई a। अब यहाँ पर k क्या है, रेट कांस्टेंट, t क्या है, टाइम, a नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, a क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसका हाफ लाइफ भी निकाल लेते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ हमको पता है, हाफ लाइफ मतलब कि पिछले वीडियो में बताए थे कि जितने टाइम में आधा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, या फिर जितने टाइम में आधा रिएक्टेंट, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, जितने टाइम में आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उस टाइम को क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन हमको अगर फाइंड करना होगा तो बताओ कि जब, चलो यहाँ लिखते हैं, मान लो कि ये रिएक्टेंट था और ये बना रहा था प्रोडक्ट। जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन मान लीजिए इसका a नॉट था। जब टाइम t हाफ होगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, a नॉट बाई 2। कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, जाएगा ना। हाफ लाइफ वही ना होता है जिसमें आधा रिएक्टेंट खत्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए। जब आधा कंज्यूम हो जाएगा तो कितना बचेगा, आधा ही ना बचेगा, ठीक है। तो t को यहाँ लेकर आए तो क्या हो जाएगा, t हाफ इक्वल टू k इधर चला गया तो 2.303 बाई k लॉग a नॉट बाई, एक जगह क्या हो जाएगा, a नॉट बाई 2, क्योंकि हम टाइम कितना लिए हैं, t हाफ, और t हाफ पे जो कंसंट्रेशन है वो भी हाफ हो जाएगा। तो पहले a नॉट था तो बाद में क्या हो जाएगा, a नॉट बाई 2, तो इंटू 2 हो जाएगा। a नॉट से a नॉट कैंसिल, बचा log 2। बताओ log 2 कितना होता है, अभी यहाँ लिखे थे log 2 होता है 0.3010। तो t हाफ इक्वल टू 2.303 बाई k इंटू log 2 कितना होता है 0.3010। तो t हाफ वुड बी इक्वल टू 0.693 बाई k। t हाफ कितना आ गया, 0.693 बाई k, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझने वाला है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन था, ठीक है, उसका जो हाफ लाइफ है वह रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जबकि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। देखो यहाँ पर टी हाफ वाले एक्सप्रेशन में कहीं भी जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है वो है नहीं, कहीं भी a नॉट या a दिख रहा है नहीं, सिंपली 0.693 बाई k, मतलब केवल डिपेंड कर रहा है किस पे, रेट कांस्टेंट पर ही केवल डिपेंड कर रहा है। तो ये थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट चीज़ है। तो ये आपको डिफरेंस मिलता है जीरो ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर में, कि जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है उसका जो रेट है,
ठीक है। उसका जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट इज सिंपली टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। और के का एक्सप्रेशन क्या हुआ 2.3। अभी इस पर क्वेश्चन करेंगे और क्लियर क्वेश्चन इस पर आता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन इस पर आता है, एनसीईआरटी में भी इस पर अच्छा क्वेश्चन है। के इक्वल टू क्या होता है 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। ठीक है, तो इसको आप बेहतर होगा वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, एग्जाम में निश्चित रूप से 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, यहाँ तक अलग है और यहाँ के बाद ये अलग है, ये है हाफ लाइफ के लिए और यहाँ तक है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के लिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आता है, या तो आता है रेट कांस्टेंट, ये लगातार अगर बात करें हम बिहार बोर्ड का तो लगातार जो है ये 4 बार बोर्ड में पूछ चुका है 5 मार्क्स में, ये सेम चीज़ फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन फाइंड करना। और हाफ लाइफ भी पूछ सकता है कि ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन घुमा के कि प्रूव दैट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑफ रिएक्टेंट, तो आपको ऐसे प्रूफ करना पड़ेगा, लास्ट में दिखेगा कि यहाँ कहीं भी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बेहतर होगा वीडियो को पॉज कीजिए और उसको एक बार लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिख लो एक बार। फिर एनसीईआरटी के ये 2 क्वेश्चंस हैं, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चंस मतलब कि बोर्ड में भी आए हुए हैं, ये क्वेश्चन इसमें से बोर्ड में 2 बार पूछा हुआ है 5 मार्क्स में, और इस तरह के क्वेश्चन ही इस टॉपिक पर आते हैं। एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी में आप इसको देख सकते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कॉन्स्टेंट के इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड, देन फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कि हम अभी भी पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, जो एक्सप्रेशन होता है, ये क्या था 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए, और जो इसका टी हाफ होता है, जो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन होता है, दैट इज़ 0.693 बाई के। तो ये 2 इक्वेशन हम लोग पिछले कुछ समय से देखे हुए हैं, इसको फाइंड भी किए हैं, इसको डिराइव भी किए हैं। तो इन्हीं दोनों को बस यहाँ पर यूज़ होगा और बस यही दोनों फॉर्मूला आपको जो है माइंड में रखना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, हाफ लाइफ पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 बाई के। तो हाफ लाइफ पूछ रहा है और के कितना दिया हुआ है 0.693 बाई के दिया हुआ है 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड। अब ये ऊपर चल जाएगा, मतलब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये फाइनल आंसर जो है वो आएगा 2.16 इंटू 10⁻13 सेकेंड। बहुत सिंपल था, देख सकते हैं इसका, आप सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक, इस तरह क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़, बस आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। के इक्वल टू क्या होता है 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए, और एक क्या होता है 0.693 बाई के टी हाफ का। चलिए, इस पर अच्छा क्वेश्चन है कि शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि हमको ये शो करना है कि जो 99.9% रिजेक्शन कंप्लीट होने में, ठीक है, जो टाइम होता है, ठीक है, वो रिएक्शन के हाफ लाइफ के 10 टाइम्स होता है, मतलब 10 गुना होता है, उसको हमको प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए, तो पहले हम क्या करते हैं कि टी 99.9% निकाल लेते हैं। देखो, यहाँ पर जो लिखे इसका मतलब कि उतना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। जैसे मान लो हम लिख रहे थे अभी हाफ लाइफ में टी 50%, तो मतलब क्या है कि आधा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। वैसे ही हम लिख रहे हैं टी 99.9%, मतलब क्या है कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो खैर, अगर हम लिखें तो इसके लिए फिर फार्मूला क्या हो जाएगा 2.303 बाई के, मतलब कि देखो इसमें से ये इधर भेज दिए, इधर आ गया लॉग ए नॉट। अच्छा, इसमें हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो 100 मोल पर लीटर। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 100 मोल पर लीटर। तो टाइम खत्म होने के बाद, मतलब इतना रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कंसंट्रेशन कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, पहले 100 मोल पर लीटर था, इतना रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो कितना बच गया 0.1 मोल पर लीटर।
समझे बात को? जैसे मान लो 100 मोल पर लीटर था, उसमें से 99.9% ख़त्म हो गया, मतलब 99.9% रिएक्टेंट चेंज हो गया, तो कितना बचा? 0.1% बचा। ठीक है, तो 0.1% मतलब कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं log A नॉट कितना हो गया? 100। मान लेते हैं कि इनिशियल 100 था और बाद में कितना हो गया? 0.1। ये इधर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर T 99.9% वुड बी इक्वल टू 2.303/K log 10⁻³ log 1000 है ना, तो 1000 मतलब 10⁻³ लिख सकते हैं। अब log 8n क्या होता है? n log a, मतलब 3 इधर आ जाएगा, तो 2.303/K 3 log 10। log 10 कितना होता है? log 10 होता है 1, ये हो जाएगा 2.303/K इंटू 3, तो ये हो जाएगा कितना? 6.909/K, तो ये निकल कर आया T 99.9%। अब हमको पता है कि T हाफ कितना होता है? T हाफ होता है 0.693/K। तो यहाँ पर अगर हम इसको क्या करें कि रेशियो निकालें, तो T 99.9/T 0.5 या T हाफ, ठीक है, ये कितना है? ये है 6.909/K बाई 0.693/K, या ऊपर गया तो K बाई 0.693, इससे ये कैंसिल और इससे कैंसिल, अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स 10 हो जाएगा। देखो अप्रॉक्स इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 पॉइंट हो जाएगा कि नहीं? तो 6 पॉइंट मतलब कि यहाँ पर ये बात प्रूफ हो गया कि T 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। यही तो प्रूफ करना था। देखो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है, ये एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन थे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको एक दो चीज़ें पकड़ के चलना है। पहला चीज़ ये कि जितना % रिएक्शन कंप्लीट हुआ उसको हम T उतना लिख सकते हैं। हाफ कंप्लीट हुआ तो T हाफ, 99.9% कंप्लीट हुआ तो 99.9, ठीक है। और उसके बाद जितना कंप्लीट हुआ है, अगर मान लो कुछ नहीं दिया है, परसेंटेज में दिया है, तो इनिशियल को 100 मान लेना है और उसके बाद जो भी हो उसको उसमें से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन हम देते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन लिखिएगा कि इन एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ 90% of reaction gets completed, उसको पहले लिख लेना, वीडियो को पॉज के पहले उसको लिख लो, फिर क्वेश्चन जो बोल रहे हैं उसको लिखिए, या हम क्वेश्चन को भी देखिए, बोर्ड पे लिख देते हैं अभी। तो क्वेश्चन है इन एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, in any first order reaction 90% of reaction gets completed in 10 seconds, then find the rate constant। ये क्वेश्चन सीबीएसई का है, सीबीएसई में शायद 2016 या 17 में आया क्वेश्चन है। देखो इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहे, इन यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 90% ऑफ रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड इन 10 सेकेंड, देन फाइंड रेट कांस्टेंट। सिंपल, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? K इक्वल टू 2.303/T log A नॉट बाई A। ठीक है, आपको K निकालना है, T दिया हुआ है, A नॉट को परसेंटेज में है तो A नॉट को 100 मान लो। तो अगर A नॉट 100 है तो A कितना हो जाएगा? A नॉट अगर 100 है तो A कितना हो जाएगा? देखो 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, मतलब कि 90% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। कितना बचेगा? 10। यदि 90% था और 90% चेंज हो गया है, मतलब 100% था और 90% चेंज हो गया है, तो बचा कितना? 10। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 बाई टाइम कितना है? टाइम है 10 log
ये कितना है 100, ये है कितना 10, इससे कैंसिल, log 10 कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2.303/10 मतलब कि 0.2303 सेकेंड में है ना, ये सेकेंड ऊपर में क्या हो जाएगा पर सेकेंड। और वैसे हम लोग पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ जो इसका रेट कांस्टेंट का यूनिट है वो क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है, पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब इसी मान लीजिए आपको हाफ लाइफ पूछ देता कि रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या है, तो सिंपली हमको फॉर्मूला पता है कि टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693/k, तो 0.693/0.2303, इसको करने के बाद जो भी आएगा वो इसका हाफ लाइफ हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है, इस तरह का और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में और प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, लेकिन सेम कंसेप्ट पर यूज़ होता है। बस आपको ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला k इक्वल टू 2.303/t log a0/a, और यहाँ पर आपको a नॉट a और t का वैल्यू बस पुट करना रहता है। या फिर हो सकता है कभी k दे दिया और t पूछ दे, कुछ नहीं करना है, t को इधर लेके चल जाना है, k इधर आ जाएगा, t का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। बेहतर होगा कि एनसीईआरटी में इसमें 1-2 क्वेश्चन है सो कर लेना, और बोर्ड में भी इसमें 1-2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है वहीं बोर्ड में पूछा है इसमें, तो सो कर लीजिएगा। तो ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन एंड अबाउट द मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।